हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास देखेंगे। तो आइए इसमें हम लोग विकास के सिद्धांत को जानते हैं कि डेवलपमेंट की क्या क्या थ्योरीज हैं और किस किस ने इनको दिया है। यदि विकास की थ्योरीज की बात की जाए तो पहले हम ये जान लेते हैं कि विकास क्या है। देखिए, विकास की यदि बात करें यानी डेवलपमेंट, तो ये क्या है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। यही यदि हम वृद्धि की बात करें यानी ग्रोथ की, तो ये विकास की तरह निरंतर नहीं चलती है, ये एक निश्चित अवधि तक ही चलती है। जैसे कि शरीर का आकार का बढ़ना, संरचना का बढ़ना, इस बात के ग्रोथ का हम पता लगाते हैं। आगे यदि हम विकास के सिद्धांत की बात करें तो देखिए, बाल विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, ये सिद्धांत हमें बाल विकास के किसी भी समस्याओं तथा उसके अंदर जो भी छिपी हुई घटनाएं होती हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने में हम सिद्धांतों के आधार पर ही निर्भर होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें तो जैसे कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। यदि हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात करें तो देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही उसमें मस्तिष्क का विकास भी होता रहता है, साथ ही उसका अनुभव क्षेत्र भी विस्तृत होता रहता है। इसमें यदि हम जाने पियाजे ने कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताए हैं, तो फर्स्ट है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि कितने से कितने तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, यानी जन्म से 24 महीने तक की अवस्था। इसमें इस समय जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे कार्य द्वारा उसकी बुद्धि को पहचाना जा सकता है। उदाहरण के यदि हम बात करें, जैसे कि कोई बच्चा है, यदि उसे हम बेड पे लिटा दें, छोटा बेबी है, उसको बेड पे लिटा दें और पास में कोई खिलौना पड़ा हो, तो वो उसे लेने के लिए, खिलौने को लेने के लिए उस चादर को अपनी तरफ खींचता है। इससे क्या पता चलता है, इससे उसका बौद्धिक कार्य का पता चलता है। इसे पियाजे ने बौद्धिक कार्य का नाम दिया है। इसमें भी 6 अवस्थाएं हैं, जैसे कि ये रिफ्लेक्सिस यानी प्रतिवर्त। इसमें क्या होता है, ये 0 से 1 माह की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो वो देखकर अपनी आंखें बंद करने लगता है। इसी को रिफ्लेक्सिस कहा जाता है। फिर आती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन यानी प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब बालक 1 से 3 माह का होता है, तो इस अवस्था में जब बच्चा 1 से 3 माह का होता है तो वो कुछ प्रथम प्रतिक्रियाएं देने लगता है। जैसे कि शिशु जो होता है वो माँ को पहचानने लगता है, अपनी आंखों को घुमाने लगता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये जिस तरफ शोर होता है, संगीत कोई बज रहा हो, उसे सुनाई देता है, वो उस तरफ उसका ध्यान जाता है, उस तरफ वो आंखें करने लगता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे थर्ड यानी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। ये कब होती है, 4 से 6 माह के बच्चे की। इसमें क्या होता है, देखिए इस अवस्था में जो शिशु होता है वो माँ को देखकर हाथ पैर फैलाने लगता है, अपने हाव भाव व्यक्त करने लगता है, माता उसे झट से उठा लेती है अपनी गोद में। तो इसी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, वो किसी वस्तु को बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, ये सब इसमें आती है। फिर है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय। इसमें क्या होता है, 7 से 10 माह तक ये चलता है। जब बच्चा छोटा होता है, इस अवस्था में होता है, तो वो बैठने लगता है, बैठना सीख जाता है, ठीक है, इस अवस्था में। फिर बात करते हैं हम फिफ्थ की। इसमें क्या होता है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया, जो कि 11 से 18 माह तक चलती है। इसमें जो बच्चा होता है वो स्वयं चलने की, खाने की, ये क्रियाएं करने लगता है। फिर बात करते हैं फाइनल स्टेज की, जो कि 18 से 24 माह की होती है, यानी सेंसोरीमीटर अवधि की अंतिम
अवस्था जो होती है 18 से 24 माह की होती है ये। इसमें क्या होता है, बच्चा छोटे छोटे वाक्य, शब्द ये सब बोलने लगता है, कविताएं याद रखने लगता है, वह स्वयं खाना खाना सीख जाता है। देखिए यहाँ पर ये हम सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सब सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर इनके सिद्धांत की। ये जो अभी हमने बात की थी ये संवेदीय पेशी अवस्था के 6 अवस्थाएं थी। अब बात करते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसे प्री ऑपरेशनल अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक कई सूचनाएं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है, उसमें भाषा का विकास होने लगता है, शिशु वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में समझने लगता है और उन्हीं के हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगता है। फिर यदि हम बात करें मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशन स्टेज, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक तार्किक व खोजी प्रवृत्ति का होता है, कई चीज़ों के बारे में गहराई से जानने का प्रयास करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है इस एज में 7 से 11 वर्ष का, तो वो क्या करता है, कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है तो वो एक क्वेश्चन उसके दिमाग में रहता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस टाइप से। इन सभी का समाधान वह ढूंढने के लिए माता पिता, शिक्षकों और साथियों से पूछकर करना चाहता है। इस अवस्था में बालक वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, सामाजिक नियमों को वो सीख लेता है और इसी के साथ साथ अनुरूप वह व्यवहार करने लगता है। वह कार्यों में अपनी दक्षता, कुशलता एवं मानसिक प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है। लास्ट है इसमें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 4, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक होती है, ये 11 से प्रौढ़ावस्था तक होती है। इसमें क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चा जो है वो समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयत्न करता रहता है। इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि जब बालक इतना योग्य हो जाता है कि वह अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं ही कर लेता है, साथ ही साथ दूसरों की समस्याओं को भी वह सुलझाता है, नए नए इनोवेशंस करता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा सिद्धांत जो कि किसने दिया है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की यहाँ पर हम बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रारंभ जो हुआ था वह ब्रूअर तथा फ्रायड के अन्वेषणों यानी खोजों के 1895 में प्रकाशन से प्रारंभ हुआ था। 1895 में इन्होंने स्टडीज इन हिस्टीरिया नामक पुस्तक में अपनी खोजों को प्रकाशित किया था। यहाँ पर आप लोग बुक का भी नाम याद रख लीजिएगा कि ये बुक किसने दी थी। स्टडीज इन हिस्टीरिया 1895 ब्रूअर एवं फ्रायड की ये बुक है। इन्होंने अपनी खोजों को उसमें प्रकाशित किया था, लेकिन जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो सिर्फ फ्रायड ने ही अकेले किया। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का ही अनुकरण करता है और मानचित व्यवहार उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है तथा आगे चलकर उनका अनुकरण करता है। इस प्रकार स्थापित नैतिक भावना उनकी अंतरात्मा का अंग बन जाती है और उनका व्यवहार उसके द्वारा ही संचालित होने लगता है। यानी प्रारंभ में क्या होता है, बच्चा अपने माता पिता से ही व्यवहारों को सीखता है और आगे चल के उनको उसी तरीके से करता है, संचालित करता है। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की यदि बात करें तो इन्होंने व्यक्तित्व संरचना का एक सिद्धांत दिया है, जिसे 1927 के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं। फर्स्ट क्या है, इट, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। इनकी यदि बात की जाए इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है, तो यदि हम इड की बात करें तो ये क्या है, ये अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का प्रतिनिधित्व करता है। यह अचेतन अवस्था में दो तरह तरह की इच्छाओं या फिर प्रेरणाओं या वासनाओं की तुरंत संतुष्टि करना चाहता है। और ईगो क्या है,
इसे वास्तविक सिद्धांत कहते हैं। यह हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है और हमारी इच्छाओं और वास्तविकताओं के मध्य संतुलन बनाए रखता है। इड क्या था? वो अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं या वासनाओं, उनकी तुरंत संतुष्टि करना चाहता है। लेकिन ईगो में क्या है? व्यक्ति इसमें सामंजस्य तथा संतुलन बनाए रखता है, जो भी इच्छाएं और वास्तविकताएं हैं उनके मध्य। फिर है सुपर ईगो। यदि सुपर ईगो की बात की जाए तो यह विकास की सबसे मंद होता है, विकास इसमें सबसे मंद होता है तथा इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर पश्चाताप की भावना भी आती है। देखिए, इनको भी आप सीक्वेंस से याद रखिएगा कि कौन कौन से फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के बारे में। तो फ्राइड का मानना था कि व्यक्ति बचपन से ही लैंगिक इच्छाओं की संतुष्टि करना चाहता है। ऐसी स्थिति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तथा बालक को कौन सी क्रियाकलाप कितनी मात्रा में तथा किस सीमा तक करने दे ताकि बालक बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन सके। इन्होंने 5 अवस्थाओं में विभाजित किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए। ओरल स्टेज 0 से 18, ओरल सकिंग 8 से 5, ओरल बिटिंग, एनल स्टेज, ठीक है, एनल एक्सक्लूसिव स्टेज, एनल रिटेंटिव। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। यदि हम एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की बात करें तो एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का ये केंद्रीय तथ्य यह है कि बालक में जो भी मनोलैंगिक विकास होते हैं वो मनोलैंगिक विकास के साथ साथ ही उसमें मनोसामाजिक विकास की भी प्रक्रिया चलती रहती है। उन्होंने ऐसी 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनसे होकर बालक का मनोसामाजिक विकास गुजरता है। इन 8 अवस्थाओं का यदि बात की जाए तो बालक के व्यक्तित्व पर एक विशेष इनका प्रभाव पड़ता है। एरिक्सन ने बाल व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष को बहुत ही अधिक तरीके से महत्वपूर्ण माना है। तो ये कौन कौन सी यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 8 अवस्थाएं। 2 से 2 वर्ष तक की अवस्था जो कि विश्वास अविश्वास यानी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की होती है। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है? ट्रस्ट और मिसट्रस्ट यानी विश्वास और अविश्वास की अवस्था ये कब तक होती है? ये 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? जब शिशु की कोई अच्छी देखभाल करता है या परवरिश करते हैं जब उसके माता पिता, तो उसके मन में एक विश्वास आता है, उसे अच्छा फील होता है और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे विश्वास की अवस्था बोलेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ जब अविश्वास की बात आती है, मिसट्रस्ट की बात आती है, तो इसमें क्या होता है? जो नवजात शिशु होता है वो उपेक्षा करने लगता है और उसे यदि उस बच्चे को फीडिंग टाइम से नहीं कराई जाए या पानी वगैरह इस टाइप से कुछ नहीं दिया जाए तो वो क्या करता है? रोने चिल्लाने लगता है, उसे सब बेकार लगने लगता है, लोगों के प्रति उसके मन में घृणा या नफरत हो जाती है। इसे ही अविश्वास भी कहा है। दूसरी कौन सी है? 3 से 4 वर्ष की अवस्था। ये क्या है? ये स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? जब बालक मानसिक एवं गामक दक्षता एवं कुशलता के मध्य से स्वयं के बारे में सोचता है, निर्णय लेता है, यदि माता पिता उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसका मन कैसा होता है? उसका मन स्वराज्य जैसी भावना का विकास होता है। अनर्थ क्या होता है? अनर्थ बच्चा जो है अपमान लज्जा से भर जाता है और उसके अंदर क्या होता है? नेगेटिविटी यानी नकारात्मक गुणों का विकास होता जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम थर्ड की 5 से 6 वर्ष की अवस्था। ये कौन सी होती है? आत्मबल और अपराध भाव की अवस्था। इसमें क्या होता है?
बच्चों के साथ जब बच्चों के साथ बच्चे को खेलने खेलने दिया जाता है तो उसके माध्यम से वह दोस्ती करता है और बच्चों से उनके साथ जुड़ता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सकारात्मक गुणों का विकास होने लगता है और उसमें एक जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। लेकिन यदि बालक को इस अवस्था में खेलने नहीं दिया जाए या उनके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाए तो उनका व्यवहार कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको अपमान की भावनाओं से समझने लगते हैं। तो क्या होता है, उनमें अपराध भाव आ जाता है, वे गिल्टी सा फील करने लगते हैं। ठीक है, फिर आती है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। ये कौन सी है, ये परिश्रम और हीनता की भावना है। इसकी यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बालक जो होता है जब वह विद्यालय जाने लगता है तो स्कूल का काम करता है, दूसरे साथियों की भी मदद करता है और जो भी परिश्रम वो लोग करते हैं तो उसके मन में भी एक लालसा सी उत्पन्न होती है कि वो भी उस काम को करे। लेकिन बच्चों को यदि माता पिता स्कूल के शिक्षकों से नकारात्मक व्यवहार देखने को मिले तो क्या होता है, उसके अंदर हीन भावना आती है। यदि उसके पेरेंट्स या टीचर उसे अप्रिशिएट ना करें तो क्या होता है, उसके अंदर हीन भावना आने लगती है। फिर बात करते हैं हम 13 से 18 वर्ष की, जिसमें पहचान और भूमिका की बात की गई है। तो इसमें क्या है, बालक जो होता है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, चीज़ों को समझने जानने के लिए वो जिज्ञासु होता है। फिर क्या है, 19 से 35 वर्ष की अवस्था यानी घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था। ये कौन सी होती है, ये है यंग एडल्टहुड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ बच्चा दूसरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। ठीक है, मधुर व मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है। यदि बचपन में इस संबंध से वह अपेक्षित रहता है तो वो क्या होता है, वो खुद को अकेला फील करने लगता है, यानी अलगाव की उसमें भावना आ जाती है और वो खुद को आइसोलेट करना चाहता है। फिर है 36 से 55 वर्ष की अवस्था, जिसे सृजनात्मक और निष्क्रियता भी कहते हैं। फिर है लास्ट 55 से ऊपर यानी ओल्ड एज की अवस्था, ईमानदारी और निराशा की अवस्था। इसमें क्या होता है, तो ओल्ड एज की यदि बात की जाए तो ये जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। इसमें क्या होता है, यदि व्यक्ति बचपन में ही सफल नहीं, सॉरी, किशोरावस्था में यदि बच्चा सफल नहीं रहा हो अपने जीवन में तो क्या होता है, उसको वृद्धावस्था में भी सुनकर कि वो सफल नहीं हुआ तो उसके मन में एक निराशा उत्पन्न होती है, वह उदास रहने लगता है। दूसरी ओर यदि बात की जाए, यदि व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है तो वृद्धावस्था में वह सोचकर ही सुख रहने लगता है, खुश रहता है कि वह एक सफल मतलब सफल रहा, वह अपनी लाइफ में सक्सेस हो सका। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये टॉपिक यहीं पे होता है, टॉपिक नहीं सॉरी, इनका एरिक्शन का, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनको भी आप सीक्वेंस से ही पढ़िएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विश्वास अविश्वास की अवस्था कौन सी है, ठीक है, वो कौन सी है, 2 वर्ष तक की अवस्था। स्वतंत्रता संदेह की अवस्था कौन सी है, इस टाइप से आप लोग ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो इन्होंने क्या किया है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास की बात करें तो इन्होंने कुल 6 अवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया है, परंतु इन्होंने दो दो अवस्थाओं को एक साथ मिलाकर 3 स्तरों में विभक्त कर दिया है। ये कौन कौन सी है, पहली है प्री कन्वेंशनल स्तर यानी पूर्व परंपरागत, जो कि 10 से 12 वर्ष की है। इसे कौन सी बोलते हैं हम, आज्ञा या दंड की अवस्था। दूसरी कौन सी है, इसमें अहंकार की अवस्था। फिर बात कर, यदि हम प्री कन्वेंशनल की बात करें तो देखिए, जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना को देखता है तो उसका आचरण को, उसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है। उसकी तर्क व चिंतन शक्ति स्तर कहलाती है। इसे ही प्री कन्वेंशनल स्तर कहा गया है। यदि बात करें कन्वेंशनल स्तर की तो इसमें क्या होता है, जब बालक का नैतिक विकास, नैतिक चिंतन का आधार इसमें क्या होता है, सामाजिक होता है। ये क्या कहलाता है, कन्वेंशनल स्तर, यानी सामाजिक की यदि बात की जाए तो ये कन्वेंशनल स्तर होता है। ये कब से कब तक होता है, 12 से 14 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, पहली अवस्था प्रशंसा की होती है और दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था होती है।
तीसरी यदि बात की जाए पोस्ट कन्वेंशनल स्तर यानी उत्तर परंपरागत स्तर, जो कि कब से कब तक की होती है, 14 से 16 वर्ष की। इसमें क्या है, पहली सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरी विवेक की अवस्था। इसमें क्या होता है, ये तीसरा स्तर है जब कोई बालक अपने विवेक के आधार पर किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा, अनुचित या उचित, नैतिक या अनैतिक समझता है, तो वो कौन सी होती है, वो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर कहलाती है। देखिए, पहली प्री कन्वेंशनल में बात की भौतिक घटनाओं के संदर्भ में, दूसरी कौन थी, सामाजिक। ठीक है, तीसरी बात की थी हमने इसमें, तीसरी थी विवेक के आधार पर। ठीक है, तो इसके बाद है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसमें क्या है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो डॉलार्ड व मिलर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। इनका मानना था कि व्यक्ति जैसे जैसे विकसित होता है उसमें अधिगमकर्ता का विकास उस तरीके से होता जाता है। इनके अनुसार बाल्यावस्था के अनुभव वयस्क व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होते हैं। इन्होंने अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगम में व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत ही इनको महत्व दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम के 4 मुख्य अवयव हैं, जैसे कि अभिप्रेरणा, संकेत, उद्दीपक, प्रत्युत्तर यानी स्वयं का व्यवहार, और पुनर्बलन यानी पुरस्कार। तो ये तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। पहली यहाँ पर हमने बात की थी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास थ्योरी किसने दी है, पियाजे ने दी है। इनको भी हम सीक्वेंस से याद करते हुए चलेंगे, जैसे कि संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष है, फिर है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था तक। इनको आप इंग्लिश हिंदी दोनों में याद करके चलना। इनकी अवस्थाएं, वर्ष कौन सा कब तक है, यानी 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, इन सभी को। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत दिया। आगे बात करते हैं हम, फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और आगे देखते हैं, और इनकी एक बुक है जो कि 1895 में प्रकाशित हुई, स्टडीज इन हिस्टीरिया। आगे बात करते हैं हम फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के व्यक्तित्व की संरचना 1927 के अनुसार, इड, ईगो, सुपर ईगो। फिर बात करते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ये सारी अवस्थाएं हमने बात की थी। 2 वर्ष तक की अवस्था में विश्वास, अविश्वास, 3 से 4 स्वतंत्रता, संदेह, 5 से 6 आत्मबल, अपराध भाव, 7 से 12 परिश्रमहीनता, 13 से 18 पहचान भूमिका, 19 से 35 घनिष्ठता, अलगाव, 36 से 55 सृजनात्मक निष्क्रियता, 55 से ऊपर ईमानदारी और निराशा। फिर है कोहलबर्ग ने दिया नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने ये स्टेज बताई थी। फिर है पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।